गुड लिविंग ग्रुप दिखाते हैं। ये जो सल्फोनिक एसिड होता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। आफ्टर रिलीजिंग H प्लस इट विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट बेस दैट इज सल्फोनेट एनायन। आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो वेरी वीक होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस मींस वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक कॉन्जुगेट बेस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अभी हमने बताया वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सो ये जो कंपाउंड है पैराटोलुइन सल्फोनेट आयन, दिस इज नोन एज tosylate ion represented as OTS minus. This is a good living group. Now in para position there is a bromine atom, para bromobenzene sulfonate. This is brosylate ion, that is OBS minus. We can also write para nitro sulfonate ion, para nitro sulfonate ion, that is nosylate ion, ONS minus. Then we can also write CH3 SO3 minus, that is methyl sulfonate ion, that is mesylate OMS minus. Now there is a super living group CF3 SO3 minus, that is trifluoro methyl sulfonate, which is known as triflate anion, that is OTF minus. यहाँ पे इस ग्रुप के वजह से ये सुपर लिविंग ग्रुप बन गया। सुपर लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, सुपर लिविंग ग्रुप। तो ये जो 5-6 लिविंग ग्रुप हमने दिखाया ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। इस लिविंग ग्रुप अगर कोई सबस्ट्रेट में होता है तो वो कंपाउंड SN1 एंड SN2 बोथ रिएक्शन में ठीक तरह से पार्टिसिपेट करेगा, अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हो गया लिविंग ग्रुप का नेचर। तो आपको 4 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है SN1 SN2 का वो आपको पता चल चुका होगा। एक है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, दो क्या है, दो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द सॉल्वेंट, वो आपको हमने बताया। नंबर 3 ये है कि नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का जो नेचर है वो गुड लिविंग ग्रुप ऑलवेज फैसिलिटेट SN रिएक्शन, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, बोथ रिएक्शन इज फेवरेबल बाय गुड लिविंग ग्रुप। बिकॉज इन दोनों रिएक्शन में आपको लिविंग ग्रुप जो है वो अगर अच्छा होगा तो पहले लीव कर चुका होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप को निकलना ही पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सो लिविंग ग्रुप, इफ द लिविंग ग्रुप इज बेटर, if the living group is best, then the reaction will favorable for SN reaction, that is SN1 and SN2. Both reaction is favorable by the good living group or better living group. Now we will see the stereochemistry of the SN reaction, that is SN1 and SN2. आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है कंपाउंड का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है RNS। अगर RNS का जो नेमिंग पैटर्न है, नेमिंग रूल्स है, CIP रूल्स है, अगर वो आपको मालूम नहीं है तो हम दूसरी एक वीडियो बनाएंगे जहां पे RNS नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम दिखाते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है इन SN1 रिएक्शन एंड इन SN2 रिएक्शन। पहले SN2 रिएक्शन आपको हम यहां पे बता देते हैं कि इन SN2 रिएक्शन देयर विल बी इन्वर्सन
ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। आपको मालूम है इन SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक is mandatory. Backside attack is mandatory. So, due to this backside attack, the configuration of the carbon will invert. एक मॉडल अगर हमारे पास होता तो हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते थे, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इसको हम कैसे समझे। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट एल्किल हैलाइड, दिस इज द हैलोजन एटम, and suppose this is methyl halide, carbon and 3 hydrogen atom. This is our tetrahedral structure. All the bond angles are 109.5 degree, almost 109 degree. So this is our tetrahedral shape, and this is the halide end, or which is the leading group. Now the nucleophile will come from back side, that is 180 degree angle of the leading group. It will make 180 degree angle of the leading group. सो यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तब ट्रांजिशन स्टेट में होके अगर फाइनल प्रोडक्ट को हम देखें तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये तो निकल जाएगा। अगर ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहा, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहा तो ये टेट्राहेड्रल शेप में नहीं है। तो टेट्राहेड्रल शेप में वापस आने के लिए क्या होना होगा, ये 3 बॉन्ड को ऊपर आना होगा, फिर से ये टेट्राहेड्रल शेप बन गया। देखिए ये फिर से टेट्राहेड्रल शेप बन गया। तो बैक साइड अटैक होने के वजह से ये शेप को इन्वर्ट होना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इन SN2 रिएक्शन inversion of configuration occurs. This is a important case for SN2 reaction, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक इज मैंडेटरी। बैक साइड अटैक होने के वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेन इन सम SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। सपोज a compound is like this, here the methyl, here ethyl, here bromine, here hydrogen. If OH minus is the nucleophile and the reaction is SN2 pattern, then the product will be like this. ये ब्रोमीन इधर से जाएगा, लिविंग ग्रुप इधर है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एंट्री मारेगा, तो OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, एंड मिथाइल एंड इथाइल का जो पोजीशन है वो सेम रहेगा। सो दिस इज द इन्वर्सन of configuration. Suppose we will write like this. Suppose bromine is above the plane. This is optically active carbon. This is optically active carbon. So OH minus SN2 reaction. The configuration is like this. OH minus will attach below of the plane. Below of the plane. क्योंकि बैक साइड अटैक होगा, ब्रोमीन अबव द प्लेन था, OH माइनस प्लेन के नीचे से आके अटैक करेगा, तो OH माइनस अब चला गया बिलो द प्लेन। ये बिलो द प्लेन हो गया, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट। इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक बात ध्यान से समझना पड़ेगा। इन SN2 रिएक्शन हम ऐसे ही बोल देते कि R कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमेशा S हो जाएगा, और जो S कॉन्फ़िगरेशन है वो R हो जाएगा। ऐसा हर वक्त नहीं होता है, आपको समझना चाहिए कि ऐसा हर वक्त नहीं होता है। ये जो एग्जांपल हमने लिया है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर RS नोमेनक्लेचर से आपको मालूम है, ये A हो गया, ये B, ये C एंड दिस इज D। सो ABC इज क्लॉकवाइज, ABC क्लॉकवाइज। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। सो ABC क्लॉकवाइज, दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड क्लॉकवाइज होने की वजह से ये D हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, सो S। नाउ कम टू सी दिस मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज आवर A, दिस इज B, दिस इज C। सो ABC is anti-clockwise, D is in horizontal position, ABC anti-clockwise, D is in horizontal position, so this is R। सो यहां पे हम देख सकते हैं कि S कॉन्फ़िगरेशन जो था वो R हो गया है। अगर ये R होता तो ये S हो जाता, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन SN2 रिएक्शन
जितना भी एस कॉन्फ़िगरेशन वो आर हो जाएगा, या जितना भी आर कॉन्फ़िगरेशन हो वो एस हो जाएगा। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम आपको एक एग्जांपल लेंगे जहां पे हम दिखाएंगे कि एस कॉन्फ़िगरेशन जो था वो अभी भी एस है। सो आर कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एस ही रह सकता है, आर ही रह सकता है। नाउ लेट अस सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, व्हाट विल हैपन इन SN2 रिएक्शन। हमेशा एस आर और आर एस नहीं होता, ये एक एग्जांपल है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें, ये एक SN2 रिएक्शन है, इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसका ये ए है, फ्लोरीन इज बी, मिथाइल इज सी, हाइड्रोजन इज डी। सो द कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज एस, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एस। नाउ for this compound, what is the product, the product of this reaction? Now F is become A, this is our B, this is our C, and hydrogen is our D. So if we see the configuration, this is also anti-clockwise, and the absolute configuration of the product is also S. So in this reaction you can see that the S configuration is now also, after inversion, its absolute configuration is also S. इसका मतलब क्या है? यहां पे इन्वर्सन नहीं हुआ है, जरूर हुआ है। इन्वर्सन होने का मतलब यह है, ये जो कार्बन था यहाँ पे, ये कार्बन का जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन था वो इन्वर्ट हो चुका है। कार्बन रिएक्टिंग जो स्पीसीज था उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका पैटर्न हमेशा आर से एस होगा या एस से आर होगा। कभी कभी एस से एस भी हो सकता है, लेकिन इसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो होता है तो ये लीवो होगा, और अगर ये कंपाउंड लीवो होता है तो ये डेक्स्ट्रो होगा। इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कभी कभी सेम रह सकता है। ये एक एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको हम एक क्लासिकल एग्जांपल देंगे, कहां SN2 रिएक्शन बैकसाइड अटैक होने की वजह से क्या होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन OH, क्लोरीन H, दैट इज 2-chlorocyclohexanol, 2-chlorocyclohexanol। अगर इसका हम चार्ज फॉर्म देखें तो इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो हियर इज द OH ग्रुप, H क्लोरीन। देखिए ये जो मॉलिक्यूल का ट्रांस फॉर्म है, ये ट्रांस आइसोमर में अगर इसको हम चार फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे OH ग्रुप एंड क्लोरीन both are in axial position, one is above the plane and one is below the plane. So in presence of base, if we use a base will abstract this H plus, so this will be minus. So what will happen? It will be minus HCl, and now this minus will attack this. This is perfectly placed, backside attack will happen, perfectly placed. So the compound will be an epoxide compound. The compound will be an epoxide compound. But if we take the cis isomer of this compound, that is 2-chlorocyclohexanol, if we take the cis isomer, what we will see? Cis compound, then now OH and chlorine are not suitably placed. This is not in back position of the chlorine, this is in equatorial position, this is in axial position. So after using base, जब ये ऑक्सीजन
माइनस हो जाएगा, ये बैक साइड में नहीं है, सो ये क्लोरीन को यहां से निकल नहीं सकता, सो वी विल नॉट गेट एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन विल हैपन। सो दिस cis isomer of this compound does not produce any product, क्योंकि यहां पे जो लिविंग ग्रुप है एंड जो न्यूक्लियोफाइल है, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है एंड जो लिविंग ग्रुप है वो ठीक तरह से प्लेस में नहीं है, गलत प्लेस में है, इसलिए यहां पे रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यहां पे रिएक्शन हो जाएगा। नाउ सी हाउ टू कैलकुलेट the percentage of inversion and the percentage of backside attack. To calculate these two terms, you have to write down these two equations. Percentage of inversion can be calculated as this is equal to amount of optically active product of opposite configuration by amount of optically active pure reactant into 100%. This is the percentage of इन्वर्सन। नाउ बैकसाइड अटैक कितना परसेंट हुआ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें? परसेंटेज ऑफ बैकसाइड अटैक इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ इन्वर्सन प्लस हाफ इंटू परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन। व्हाट इज रेसिमाइजेशन? रेसिमाइजेशन क्या होता है? जहां पे एक पेयर ऑफ एनोसियोमर प्रोड्यूस होता है। वन पेयर ऑफ एनोसियोमर व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज नोन एज द मिक्सचर ऑफ दिस वन पेयर ऑफ एनोसियोमर is the racemic mixture, and the process by which racemic mixture is produced is known as racemization. So ये racemization जितना परसेंटेज होगा उसका हाफ प्लस परसेंटेज ऑफ इन्वर्सन, अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें तो परसेंटेज ऑफ बैकसाइड अटैक कितना हुआ है वो हमको मिल जाएगा। हम एक न्यूमेरिकल्स लेके इसको हम समझाएंगे, उससे पहले हमको SN1 रिएक्शन में क्या होता है वो समझ लेना पड़ेगा, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको समझना पड़ेगा। SN1 रिएक्शन में आपको मालूम है कि पहले जो स्टेप होता है, सपोज यहां पे ब्रोमीन दीजिए, यहां पे मिथाइल, यहां पे इथाइल एंड यहां पे सपोज एक प्रोपाइल ग्रुप दे दीजिए। सो मैकेनिज्म आपको मालूम है, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन OH माइनस, पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में तो ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। सपोज अच्छा, आप इसको ऐसे बना दीजिए, ETPR Me, दिस इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन sp2 एंड दिस इज प्लानर। सो ये प्लेन में ये जो p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल अभी प्लेन में परपेंडिकुलर रहेगा इस तरह से। अगर ये मॉलिक्यूलर प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। p ऑर्बिटल का एक लोब होगा प्लेन के ऊपर और एक लोब होगा प्लेन के नीचे। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल कैन रीच फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, दोनों तरफ ही अभी खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम ऑल्सो दिस साइड। अगर हम इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो आपको मालूम होगा कि सपोज दिस इज द इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, tetrahedral shape. This is the leaving group, bromine. So after this is the first configuration. After bromine leaves out, the molecule now becomes carbocation, planar structure. यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा, वैकेंट p, एक p ऑर्बिटल का लोब यहाँ पे होगा, एक p ऑर्बिटल का लोब यहाँ पे होगा, एक ही ऑर्बिटल का दोनों लोब है। अभी ये वैकेंट है, सो ये प्लानर हो गया। नाउ द न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच फ्रॉम दिस साइड एंड कैन अप्रोच फ्रॉम दिस साइड। अगर ये इस साइड से आता है
तो ये पहले वाला जो कॉन्फ़िगरेशन थे ऐसे ही हो जाएगा, इसको हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये इस तरफ से नहीं आके इस तरफ से आता है, नीचे से आता है, तो ये यहां पे आ जाएगा, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पलट जाएगा, जो जिसको हम कहते हैं इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वाल्डर इन्वर्सन, अम्ब्रेला इफेक्ट। ये उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा। सो जिस तरफ से लिविंग ग्रुप निकल चुका है उसी तरफ से अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो रिटेंशन होगा, और दूसरी तरफ से अगर आता है तो इन्वर्सन होगा। दोनों ही होने का पॉसिबिलिटी है। ये जो इन्वर्सन, इन्वर्ट प्रोडक्ट एंड रिटेंशन प्रोडक्ट जो होगा वो होगा कि ऑन पेयर ऑफ एनंसियोमर, पेयर ऑफ एनंसियोमर, ये पेयर ऑफ एनंसियोमर, मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनंसियोमर इज द रेसिमिक मिक्सचर। तो वहां पे एक रेसिमिक मिक्सचर हमको मिलेगा। नाउ इफ द एनंसियोमर आर 50% 50%, देन 100% रेसिमाइजेशन विल ऑकर, बट यहाँ पे पूरा 100% रेसिमाइजेशन हमको नहीं मिलेगा, ये पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेसिमाइजेशन क्यों होता है, पूरा रेसिमाइजेशन क्यों नहीं होता है, ठीक तरह से समझिए। जब ये लिविंग ग्रुप यहां पे अटैच है, ये लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में जब निकल जाएगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक तरह से समझिए। ये कार्बोकैटायन और ये लिविंग ग्रुप, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज। नाउ ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। सो जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये इसका काउंटर आयन को ढूंढेगा, तो ये जो Br माइनस है ये यहां से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, ये इसका करीब ही रहेगा, तो बहुत ज्यादा दूर यहां से चलना नहीं जाएगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है तो ये यहां पे रहेगा, तब न्यूक्लियोफाइल जो है इस तरफ से आने के लिए थोड़ा उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस तरफ से वो फ्रीली आ सकता है। जब इस तरफ से आएगा तो इन्वर्सन ज्यादा होगा, और इस तरफ से आने से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि लिविंग ग्रुप अभी भी इसके पास है, तो रिटेंशन थोड़ा कम होगा। सो इन SN1 रिएक्शन देयर इज इन्वर्सन which is somehow greater than retention. Inversion is somehow greater than retention. So 100% racemization is not possible. Here we will see partial racemization. Partial racemization. Almost 80 to 95%. This is the experimental data. 80 to 95% racemization, and the rest are inversion. So आपको मालूम होगा SN1 रिएक्शन में क्यों रेसिमाइजेशन होता है, क्योंकि अभी न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल कैन एंटर फ्रॉम दिस साइड, कैन एंटर फ्रॉम दिस साइड। अगर इस साइड से आता है तो रिटेंशन होगा, अगर इस साइड से आता है तो इन्वर्सन होगा। इन्वर्सन विल बी मोर देन रिटेंशन, सो पार्शियल रेसिमाइजेशन विल ऑकर। होप यू अंडरस्टैंड द मैटर। Now we will calculate percentage of backside attack. What is the percentage of backside attack in a SN1 reaction? How to calculate? हमने अभी आपको वो फॉर्मूला दिखाया है, परसेंटेज बैकसाइड अटैक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज वी हैव ए रिएक्शन, कैलकुलेट परसेंटेज बैकसाइड अटैक, कैलकुलेट परसेंटेज बैकसाइड अटैक। The molecule is like this: CH3 Br H C2H5 H2O CH3OH. Now the product is CH3 H ET OH. Here H plus will remove, here also H plus will remove. The product is CH3 H ET OCH3. Data is given. This is 98% racemization, and this is 73% racemization. You have to calculate the percentage backside attack for number 1 product, for number 2 product. Now we have the equation percentage backside
attack is equal to percentage of inversion plus half into percentage of racemization. So for product number 1, first product number 1, percentage backside attack is equal to, आपको अभी मालूम है इन्वर्सन रिटेंशन से थोड़ा ज्यादा होगा. 98% रेसिमाइजेशन हुआ है, सो इन्वर्सन हुआ है 2%, सो दिस इज 2 प्लस हाफ इंटू 98, that is 2 plus 49, this is 51%. This is the percentage of backside attack. In case of second product, percentage backside attack is equal to, यहाँ पे 73% रेसिमाइजेशन हुआ है, so 27% is the percentage inversion plus half into 73, half into 73, that is 63.5%. This is the percentage backside attack. So we can calculate percentage backside attack in SN1 reaction. कितना रेसिमाइजेशन होगा, कितना इन्वर्सन, कितना एक्स्ट्रा होगा, कितना बैकसाइड अटैक होगा, कितना परसेंटेज, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Dear students, we are now almost end of our SN1 and SN2 reaction. We will just see some special cases in SN1 and SN2 reaction, and our whole knowledge about SN1 and SN2 reaction will now a complete package. Now, what is the special case? We know that for SN2 reaction, 1 degree alkyl halide is very good substrate. But if the branching in the substituent alkyl group, suppose यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है CH3, CH3, CH3. Now cycloneopentyl bromide, neopentyl bromide, due to this higher branching in beta carbon, this is alpha carbon, this is beta carbon, यहाँ पे भी अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आना चाहता है तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे वेरी स्लो सब्स्टिट्यूशन होगा. ये SN2 रिएक्शन अच्छा नहीं होगा. दो दिस इज ए 1 degree alkyl halide. See, this is 1 degree alkyl halide, but this is very much poor in SN2 reaction. क्योंकि यहाँ पे जो बीटा कार्बन है, जो यहाँ पे इतना ब्रांचिंग है, it will crowded the carbon where leading group is attached. Crowded the carbon. इस कार्बन को फ्री रहना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए. ये जितना क्राउडेड होगा उतना SN2 रिएक्शन इम्पॉसिबल होता जाएगा. तो ये प्रॉब्लम है SN2 रिएक्शन में. 1 degree alkyl halide, all the 1 degree alkyl halide will not participate in SN2 reaction. Now see what will happen for ring or cyclic haloalkane. The order of SN2 in cyclic haloalkane is like this. Cyclopentyl halide greater than cyclohexyl halide greater than cyclobutyl halide greater than cyclopropyl halide. रिंग साइज जितना छोटा होगा वहां पे क्राउडेड ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो SN2 रिएक्शन में उसका पार्टिसिपेशन बहुत पुअर होगा. सो इस तरह से साइक्लोप्रोपाइल से यहाँ पे 3 कार्बन है रिंग में, यहाँ पे 4 कार्बन है साइक्लोब्यूटाइल. रिंग साइज बड़ा हो रहा है, जितना बड़ा होगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा रिंग में, उसका SN2 रिएक्शन उतना अच्छा होगा. क्योंकि हायर द रिंग साइज इट विल decrease the steric hindrance. So cyclobutyl will participate
efficiently in SN2 reaction than cyclopropyl compound. Now the question is that cyclopentyl is somehow more reactive than cyclohexyl halide in SN2 reaction. Here is an anomaly. यहाँ पे 5 कार्बन है रिंग में, यहाँ पे 6 कार्बन है, फिर भी साइक्लोहेक्साइल कंपाउंड साइक्लोपेंटाइल से नॉन कम रिएक्टिव है. क्यों? ये आपको समझना पड़ेगा. साइक्लोहेक्साइल कंपाउंड जो है, अगर उसका चेयर फॉर्म हम देखें, सपोज यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सियल हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो एक्सियल हाइड्रोजन है, अगर हम इसको और क्लियर करके दिखाए, ये जो एक्सियल हाइड्रोजन होगा, ये एक्सियल हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं 1,3 एक्सियल H एटम, ये 1,3 एक्सियल H एटम जो दोनों है, ये न्यूक्लियोफाइल को स्टेटिकली हिंडर करेगा थोड़ा सा, तो इसका सब्स्टिट्यूशन स्लो हो जाएगा. स्लो सब्स्टिट्यूशन देन साइक्लोपेंटाइल हैलाइड. सो साइक्लोहेक्साइल हैलाइड, इसका रेट साइक्लोपेंटाइल हैलाइड से थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक और 1 2 3, यहाँ पे ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 एक्सियल हाइड्रोजन एटम जो है, ये न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा स्पिन करेगा, थोड़ा गार्ड करेगा. सो यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स थोड़ा बहुत ज्यादा होगा देन साइक्लोपेंटाइल हैलाइड. ये गए SN2 रिएक्शन में. नाउ SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन. आपको मालूम है, जहां पे भी कार्बोकैटायन होगा वहां पे भी एक चांसेस है टू गेट स्टेबिलिटी बाय रीअरेंजमेंट. इंटरमीडिएट विल गेट सम स्टेबिलिटी इफ देयर रीअरेंजमेंट पॉसिबल. सो रीअरेंजमेंट in SN1 reaction. Lots of examples are there. We will take 1 or 2 examples. Suppose the compound is like this, CH2Br. So if we give aqueous KOH, this reaction will happen in SN1 mode, and the product is like this. The product is the rearranged product. How the product forms? See the mechanism. In step 1, Br departs. So a carbocation will form. This is a 4-member ring. 4-member ring बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन. इससे ज्यादा स्टेबल है 5-member ring. So यहाँ पे एक रिंग एक्सपेंशन होगा 1 2 3 4 5. समझिए, ये बॉन्ड या ये बॉन्ड 5 नंबर कार्बन से जो 2 नंबर कार्बन में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड 2 नंबर कार्बन को छोड़ के 1 नंबर कार्बन से एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक्सपेंड द साइकिल. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 कार्बन वाला एक रिंग हो जाएगा. सो सपोज दिस इज अवर नंबर 1 कार्बन, 2 3 4 5. नाउ number 2 carbon is the carbocation. So the carbocation is now from 1 degree, the carbocation is now 2 degree, and the ring size is also larger than the previous ring size. So this carbocation is more stable than this carbocation. So after that the OH minus will attach from here in this carbon, and we will get the product, this product. So here is a rearrangement in SN1 reaction. बहुत सारा रिअरेंजमेंट आपको मिलेगा. आप जब आगे स्टडी करेंगे तो वहां पे बहुत सारा रिअरेंजमेंट आपको दिखाएगा SN1 रिएक्शन में, जहां पे भी, और नॉट ओनली फॉर SN1 रिएक्शन, जहां पे भी आपको कार्बोकैटायन मिलेगा एज इंटरमीडिएट, वहां पे कार्बोकैटायन अगर रिअरेंजमेंट होने का चांसेस है तो वो जरूर रिअरेंजमेंट वहां पे होगा टू गेट मोर स्टेबिलिटी, एंड द प्रोडक्ट विल बी द रिअरेंज्ड प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट. नाउ SN1 reaction is regioselective. What is the meaning of like this? SN1 reaction is regioselective. That is regioselectivity of SN1 reaction. SN1 reaction regioselective. Regioselective means क्या होता है?
region selective. That is, nucleophile or base will attack at certain region. कहीं पे भी नहीं अटैक करेगा, वो रीजन को चूज करेगा कहां पे अटैक करने से अच्छा होगा, वो वहां पे ही अटैक करेगा. ये इसको हम कहते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी. SN1 reaction is also regio selective. If we take an example, suppose this is our OH, this is our OH and this is the compound. If we give H plus ion, so it will first form OH2 plus. Now it will depart as H2O minus H2O, so it will produce this carbocation. So the nucleophile can attack this carbocation, but it will rearrange the allylic carbocation will rearrange, the positive charge will come here, and nucleophile will better attack in this carbon. Why? Because this is sterically crowded, this is also resonance stable, this carbocation is also resonance stable, but this is sterically crowded, but this is less sterically crowded. So the nucleophile will go in this carbon and make a bond to form the product. This is the case of regioselectivity. Remind this, SN1 reaction, in sometimes it will show some regioselectivity, that is region selective. It can attack here, but it will attack this carbon, that is, it choose the region. Here, if it attack here, there is some steric crowded, so it will attack here to produce the major product. So ये हमारा SN1 SN2 का डिटेल्स आपको मालूम हो गया. आपको SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में अगर और कुछ जानना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. अगर कोई दिक्कत है तो हमको जरूर बताना, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस एंड कमेंट ऑन द वीडियोस, एंड सब्सक्राइब करने के लिए कभी मत भूलना. थैंक यू.